Maharashtra State Board of Technical Education Summer 2017 examination Subject Code 17331 ETG कंप्यूटर थर्ड सेम का ये पेपर है ना, जो समर 2017 में आया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले आज। तो इसमें दिया हुआ है कि ग्रामेटिकल एरर जो है उसको नजरअंदाज किया जाता है और मॉडल आंसर के हिसाब से वो रेफरेंस के हिसाब से वो चेक करते हैं, एकदम हूबहू वही होना ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा जो है मॉडल आंसर के बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट में ट्राई टू एक्सेस द अंडरस्टैंड लेवल, ठीक है। क्या पांचवा जो है व्हाइल एक्सेसिंग फिगर, वो सब जो है कंपोनेंट इंडिकेट द फिगर, तो क्रेडिट इज स्टेप वाइज, न्यूमेरिकल अगर है तो उसमें स्टेप वाइज मार्क मिलेगा, उस हिसाब से पेपर एक्सेस किया जाएगा। इन सब क्वेश्चंस क्रेडिट में भी गिवन बाय जजमेंट ऑन पार्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ रिलेवेंट आंसर ऑन कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पेपर क्रेडिट तो ठीक है, वो कोई ये नहीं है। अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग, तो एक एक 2-2 मार्क के लिए है, तो टोटल जो है वो 12 मार्क का है ना। 100 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का टाइमिंग है, तो अपने को 3 घंटे में पूरा 100 मार्क छुड़ाना है, तो उस हिसाब से टाइमिंग जो है मैनेज करना पड़ेगा। तो 6 क्वेश्चन 12 मार्क के लिए, 2-2 मार्क का एक एक क्वेश्चन। तो सबसे पहला 2 मार्क, 2 मार्क ईच क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो है वो डिफाइन करंट, स्टेट, इट्स, यूनिट। तो करंट जो है इट इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो सिंपल भाषा में बोले तो कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर कर सकता है पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर होता है फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका यूनिट जो है वो एम्पियर से दर्शाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, सिंपल है, 2-2 मार्क के लिए। स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब 3 रेजिस्टेंस, 2 या 3 कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, तो इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, सिंपल है, बहुत ही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन पीक फैक्टर फॉर साइन वेव एंड इट्स वैल्यू। तो पीक फैक्टर, तो इट इज ए रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ठीक, तो मैक्सिमम पीक फैक्टर मीन्स पीक, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम या पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। तो उसको अगर हम लोग सॉल्व करें, पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, वो तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो आरएमएस वैल्यू कट हो जाएगा और फिर मैक्सिमम वैल्यू कट हो जाएगा और डिवाइड बाय 0.707 आ जाएगा। तो 1/0.707 का वैल्यू आता है 1.414। तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सिंपल फॉर्मूला है 2 मार्क के लिए, XL इज इक्वल टू 2/FL, X इज इक्वल टू 1/2/FC, ठीक है ना। और
एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट है हर्ट्स, एल जो है वो इंडक्टेंस हेनरी, सी जो है कैपेसिटेंस इन फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिस्ट द टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उसका टाइप्स बताओ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपल एक एक वाक्य का उत्तर है, 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा। फिफ्थ 6th वाला जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन जो है ड्रॉ वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई। अब 3 फेज एसी सप्लाई है तो 3 जो है फेज एक दूसरे के 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में प्लेस किया जाता है और वो घूमते रहता है, तो उसका जो वेव फॉर्म जनरेट होगा वो 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में वो वेव फॉर्म जनरेट होगा। तो आर पहला फेज जो है वो आर, दूसरा फेज होगा वाई, तीसरा फेज जो होगा वो है ना, तीसरा जो बी। तो आर वाई बी का वेव फॉर्म 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में ये ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द लॉसेस ऑकरिंग इन ट्रांसफार्मर। तो लॉसेस ऑकरिंग इन ट्रांसफार्मर, तो लॉसेस 2 टाइप का लॉसेस होता है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। आयरन लॉस में फिर 2 टाइप का लॉसेस है, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है, कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है स्टेट द नीड ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो नीड ऑफ अर्थिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम शॉक्स ड्यू टू लीकेज करंट। तो लीकेज अगर करंट होता है तो अर्थिंग रहने से इंसान को क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन मिलता है, शॉक लगने से वो बचा होता है। सेकंड जो है एंश्योर द सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ह्यूमन बाय डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट टू द अर्थ। तो जो भी लीकेज करंट है वो अर्थ को फ्लो हो जाता है, इस प्रकार से वो इक्विपमेंट है या फिर ह्यूमन है उनका प्रोटेक्शन होता है। तो 2 मार्क के लिए सफिशिएंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी, तो ये जो है 2 मार्क के लिए था, 6 क्वेश्चन छोड़ाना था। बी जो है अपना 2 क्वेश्चन छोड़ाना है और 4 मार्क एक क्वेश्चन के लिए है। तो 2 मार्क का था तो एक वाक्य का सफिशिएंट है, एक ही वाक्य में उसका आंसर लिखना। लेकिन जब 4 मार्क के लिए उसमें सफिशिएंट अपने को लिखना है कि अपने को 4 मार्क का पूरा मिले, ठीक। और डायग्राम वगैरह रहा क्वेश्चन में तो डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है। अब इक्वेशन देखते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ड्रॉ वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। तो इक्वेशन एसी वेव फॉर्म का इक्वेशन फॉर वोल्टेज क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। अब दूसरा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे तो प्योर इंडक्टर है, इसलिए वो क्या करता है, प्योर इंडक्टर 90 डिग्री से लैग करता है करंट। तो इसलिए I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है ना। तो π/2 ये रेडियन में है, उसका एंगल में लिखेंगे तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। और ये आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो π/2 जो है वो रेडियन में और डिग्री में माइनस 90 डिग्री। और वोल्टेज हमने 0 रेफरेंस से कंसीडर किया, अगर वोल्टेज π/2 रहेंगे तो आई जो है वो रहेगा। अब ये जो है फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट का, करंट दिख रहा है कि लैग कर रहा है और वेव फॉर्म भी करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है। कंपेयर ऑटो ट्रांसफार्मर विद 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 1 कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड कॉस्ट। तो 4 पैरामीटर पे इसको कंपेयर करो, ऑटो ट्रांसफार्मर का और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। पैरामीटर है कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड कॉस्ट। तो कंस्ट्रक्शन ये दिख रहा है फिगर, 1 सिंगल वाइंडिंग रहता है, इसमें 2 वाइंडिंग रहता है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। दूसरा जो पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल, ये सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। तीसरा ये वैरेक, स्टार्टिंग ऑफ एसी मोटर और डिमर स्टेट है ना। तो ये छोटे मोटे काम के लिए यूज किया जाता है। और जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई, वेल्डिंग, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। कॉस्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग है, कॉपर कम लगता है इसलिए कॉस्ट कम है, और 2 वाइंडिंग में कॉस्ट जो है वो हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायग्राम ऑफ पाइप अर्थिंग। तो सिंपल, नीट एंड क्लीन विथ मार्किंग, ये अगर रहेगा तो फुल मार्क मिलेगा। लेवल डायग्राम होना चाहिए
3 या 2 मार्क मिलेगा अगर तुम्हारा पार्शियली लेवल डायग्राम, पूरे तुमने मार्किंग नहीं किए कौन कहाँ पे क्या है, तो 2 या 3 मार्क मिलेगा। और तुमने सिर्फ लाइन डायग्राम बनाया और कुछ मार्क नहीं किया तो उसमें 1 मार्क मिलेगा। इसलिए मार्क अगर फुल चाहिए तो लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जो मार्क करके हम दिखा रहे हैं वो फनेल है, और ऊपर में जो है वो चेम्बर का एनक्लोजर या ढक्कन बोलेंगे, और ये तुम्हारा पाइप, अर्थिंग पाइप के साथ अटैच किया हुआ यहाँ से अर्थिंग टर्मिनल। तो ठीक है, उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम बना सकते हैं, उसमें हार्ड नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। एक सेम 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन छुड़ाना है और उसका टोटल जो है वो 16 मार्क है ना। ये जो क्वेश्चन सेकंड है, पहला अभी तक जो है वो सिंपल फॉर्मूला था, कुछ बेसिक एक लाइन का जो शॉर्ट आंसर है वो था, और जनरली थियरी था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, न्यूमेरिकल है। तो 4 मार्क इच, 4 क्वेश्चन छोड़ाना है, 16 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एज शोन इन फिगर। तो हमने को 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड आउट करना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से नहीं छुड़ाएंगे तो न्यूमेरिकल कितना भी आंसर राइट हो तो रॉन्ग आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको जनरली मालूम है केवीएल को अगर छुड़ाना है तो लूप कंसीडर करना पड़ता है। इसमें 2 लूप है, पहला लूप और ये सेकंड लूप। करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद फिर हमको पोलैरिटी मार्किंग करना पड़ता है रेजिस्टेंस में। तो ये करंट का लूप डायरेक्शन कंसीडर किया है। अब ये पोलैरिटी मार्किंग, करंट जहाँ से रेजिस्टेंस में एंट्री करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ से एग्जिट करता है वो नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से एंट्री कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से एग्जिट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से पहला लूप खत्म, सेकंड लूप को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो है नीचे 20 ओम रेजिस्टेंस के यहाँ से करंट एग्जिट हो रहा है इसलिए नेगेटिव टर्मिनल। इस प्रकार से ये पोलैरिटी मार्किंग हो गया। अब हमको क्या करना है, लूप 1 को केवीएल अप्लाई करना है, अप्लाई केवीएल टू इट। अब देखो इसको अगर हम लोग देखें तो -5 है ना, पहला लूप है, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट। सेकेंड लूप में I2 करंट, ठीक। अब हमको केवीएल जो है वो इक्वेशन बनाना है। तो वहां से पकड़े 5 ओम रेजिस्टेंस है, वहां पे कितना वोल्टेज है, तो -5 क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। -5I1, फिर -20। अब जो 20 ओम रेजिस्टेंस है वहां पे दोनों करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2 दोनों, ठीक है नहीं। तो अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, ऐड होता है। तो -5 -20 I1 प्लस I2 और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यह है पहला लूप का इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे समझा रहे कि सेकंड लूप और पहले लूप दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों करंट क्या होगा, ऐड होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट रहता था तो करंट क्या होता था, सबट्रैक्ट होता था। तो I1 प्लस I2, इस प्रकार से ये पहले लूप को हमने केवीएल अप्लाई किया। इस इक्वेशन को हमने और सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। -25I1 -20I2 इज इक्वल टू -50, और उसको सॉल्व करने के बाद -5I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 10। अब उसी प्रकार से सेकंड लूप में भी केवीएल अप्लाई करना है। सेकंड लूप में अगर देखें तो -10 -20I1 प्लस I2 और प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक। पोलैरिटी के हिसाब से बता रहे, देखो, ठीक। तो -10 I2 सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप में करंट I2 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है, -10 I2, ठीक। अब फिर यहाँ पे 20 और ये तुम्हारा 30 वोल्ट सोर्स, तो 20 वोल्ट रेजिस्टेंस का वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, -20 I1 प्लस I2 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 3। दोनों को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0.714 एम्पियर। तो हार्ड नहीं है, इजी है, फुल मार्क मिलने का चांसेस है। अब जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 2 का B, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट ए एंड बी फॉर सर्किट शोन इन फिगर। तो ये भी टर्मिनल के अक्रॉस का अपने को वोल्टेज फाइंड आउट करना है, सॉरी वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी, है ना। तो इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे मीन्स ये हमको दिख रहा है कि बाहर वाला जो ट्रायंगल है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक, 999 ओम रेजिस्टेंस जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और 333 ओम रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड इन किसमें, स्टार में कनेक्टेड है। तो कन्वर्टिंग आउटर डेल्टा हैविंग ईच रेजिस्टेंस 9 ओम इनटू इक्विवेलेंट स्टार। तो अंदर बाहर का जो डेल्टा सर्किट है उसको स्टार में कन्वर्ट करो। तो उसको अगर हम लोग फॉर्मूला अपने को मालूम है, स्टार में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आर ए इज इक्वल टू आर ए बी, है ना, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम, ये है सिंपल फॉर्मूला। तो इसको अगर 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 9 इक्वल टू 3 आता है। उसी प्रकार से सबका वैल्यू सेम आएगा। तो इस प्रकार से स्टार में कन्वर्ट करने के बाद डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट किया और उसका वैल्यू आता है 333, और वो जो है अंदर में पहले से जो स्टार था, अब ये जो स्टार है दोनों दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए 3 पैरेलल 3 3 पैरेलल 3 3 पैरेलल 3। फिर पैरेलल को अगर सॉल्व किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाए 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1.5। इस प्रकार से हमारा जो इक्विवेलेंट स्टार बनेगा सर्किट वो 1.5 1.5 1.5, लेकिन हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी। ए बी के अक्रॉस में अगर देखें तो ये जो सी टर्मिनल का रेजिस्टेंस है वो डमी है, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 3। ये जो सी टर्मिनल का रेजिस्टेंस है वो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमको 2 टर्मिनल का और ये जो है, तो इसलिए 1.5 plus 1.5 is equal to 3. Next question, state Kirchhoff's current law and explain it with simple circuit. तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है किरचॉफ्स करंट लॉ, ये इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में आता ही है, केसीएल हो या केवीएल हो, इसका डेफिनेशंस आना ही है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए नोड और जंक्शन इज 0। तो किसी भी नोड या जंक्शन में कितना भी करंट आ रहा है जा रहा है, सभी को अगर हम लोग सम करें, अलजेब्रिक सम करें, उसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। यह है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब यह जो इनकमिंग करंट आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इनकमिंग जो है I1, आउटगोइंग I2, आउटगोइंग I3, इनकमिंग I4, इनकमिंग I5 और आउटगोइंग I6, और सबका सम किया I1 माइनस I2, I3, I4 सभी का इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। साइन कन्वेंशन के बारे में बताएगा कि इनकमिंग करंट एट द नोड इज कंसीडर एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देखे कि ये इनकमिंग है इसलिए इसे पॉजिटिव, ये करंट जो है आउटगोइंग है इसलिए ये नेगेटिव, और सबका सम कर दिया तो इक्वल टू 0। तो देयरफॉर केसीएल इज एक्सप्रेस्ड एज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब चौथा जो क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, साइकिल, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड। ये 4 डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, 4 डेफिनेशन 4 मार्क के लिए पूछा गया है। तो ये फुल मार्क मिलेगा इसमें। एक सिंपल डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन 1 सेकेंड, है ना। तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट होता है ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस वोल्टेज और करंट, उसको क्वांटिटी कहा जाता है। तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज है या साइकिल पर सेकंड है। सेकंड जो है साइकिल, इट इज कंप्लीट सेट ऑफ वेरिएशन इन ए मैग्नीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी which is continuously repeated at a regular interval of time. It consists of positive and negative half cycle. तो ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में जो वेरिएबल होता है मैग्नीट्यूड में, तो उसका जो एक पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों को मिला के हो जाता है हमारा एक साइकिल, है ना। अब तीसरा जो है वो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिंपल एक ही लाइन का डेफिनेशन है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल फॉर्म होने को कितना टाइम लगता है, एक साइकिल फॉर्म होने को कितना टाइम लगता है, उसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। इट इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकेंड है। चौथा जो है एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है उसी का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है सेकंड 2E, व्हेन साइनसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली,
तो ये जो है सर्किट में कैपेसिटेंस लगा के है। अब उसमें जब हम साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये करो, क्या करो, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, सेकंड राइट इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट, थर्ड ड्रॉ वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एंड फोर्थ फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। तो सेम 4 मार्क एक एक इसके लिए एक एक मार्क है। तो ये सर्किट सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो हमने सिंपल है, एक कैपेसिटर जो है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये ड्रॉ कर लिया, 1 मार्क मिल गया। इक्वेशन अपने को ड्रॉ करना है, तो वोल्टेज जो है Vm sin ओमेगा टी, और ये कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें क्या करता है, करंट लीड करता है 90 डिग्री से, इसलिए I = Im sin ओमेगा टी प्लस 90 या फिर प्लस π/2। वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, इसमें भी सेम 0 रेफरेंस से शुरू हुआ है वोल्टेज, और करंट जो है 90 डिग्री लीड पे है। चौथा जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। फेजर डायग्राम में सेम ये जो है तुम्हारा रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो दिख रहा है वो वोल्टेज, और वर्टिकल उसका I 90 डिग्री से वो लीड कर रहा है। उसको कैसे देखना, वो जो एरो मार्क किया हुआ है दोनों I और वोल्टेज के बीच का, है ना, तो वो जो जिस डायरेक्शन में देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के सबसे अपने को देखते रहना कि आगे कौन है। तो इसमें दिख रहा है कि वो करंट आगे है, करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, तो इसे कहा जाता है फेजर डायग्राम। और ये दोनों के बीच का जो एंगल उसको फेज एंगल कहा जाता है। फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो करंट लीड कर रहा है और ये 90 डिग्री, इसी को कहते हैं फेज एंगल। अब जो 6 वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ सीरीज आरसी सर्किट, राइट इट्स एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड शो इट ऑन इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो सिंपल है, ये भी तुम्हारे 4 मार्क के लिए बहुत अच्छा है, इजीली स्कोर हो सकता है। हमको आरसी सीरीज सर्किट ड्रॉ करना है, तो आरसी में रेजिस्टेंस सीरीज, और सी बोले तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसा सर्किट ड्रॉ करो। तो ये ड्रॉ कर लिया, आर और सी सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और एक ऐसी सप्लाई कनेक्ट कर दी, ऐसी सोर्स के थ्रू वो कनेक्टेड है। और अपने को नेक्स्ट ड्रॉ तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है अपने को इम्पीडेंस भी ड्रॉ करना है, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। तो इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस ड्यू टू रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, दोनों का जो एडिशन होता है उसे कहा जाता है इम्पीडेंस। तो वो फेजर सम होता है, वेक्टर सम कहा जाता है, स्केलर सम नहीं है। तो Z = R - j XC, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर जो जिसको बोलते हैं। तो उसको अगर सॉल्व करें तो Z = √R² + XC², इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड निकाले, और एंगल अगर पता है आपको तो tan इनवर्स ऑफ XC/R, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = 1/2πfc, है ना। तो XC आप C मालूम है, उसमें से अपने को XC निकालना है, तो XC पहले निकालना पड़ेगा, फिर XC का वैल्यू Z में पुट करेंगे तो हमारा इम्पीडेंस निकल जाएगा। और ये जो है तुम्हारा इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल रजिस्टर हॉरिजॉन्टल लाइन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये, और इम्पीडेंस जो है वो, तो ये पाइथागोरस के जैसा ही है, तो इसे कहा जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इस प्रकार से 3 पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो 4 मार्क, पहला 1 मार्क, दूसरा 1 मार्क, और ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल इसको ड्रॉ किए 2 मार्क। तीसरा जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें भी सेम 4 मार्क का इस क्वेश्चन है, टोटल 16 मार्क, 4 मार्क छुड़ाना है क्वेश्चन। इसमें गिवन देके है 6 में से अपने को 4 छुड़ाना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला है इस सर्किट का। तो देख सकते हैं 15 और 25 जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 15 और 25 पैरेलल में कनेक्टेड है, और उनके सीरीज में 30 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और पूरे ये जो है 200 वोल्ट के साथ सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो 15 पैरेलल टू 25, उसको अगर सॉल्व करें
15 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 15 प्लस 25, उसको अगर कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 9.375 ओम, ठीक है ना। अब ये जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करें तो 9.375 और जो 30 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस प्रकार का सर्किट ड्रॉ होगा। अब ये जो 30 और 9.375 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उनको अगर सम करें तो 39.375 अब सोर्स के साथ 200 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अब हमको सब सर्किट का अगर करंट फाइंड आउट करना है तो है ना, निकाल सकते हैं। तो करंट डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कि करंट निकालना I1 और I2, है ना। तो 15 ओम रेजिस्टेंस और 25 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो 3.175 एम्पियर, और जो 25 ओम से टोटल करंट से I1 करंट माइनस करने के बाद जो करंट बचा वो होगा हमारा I2 करंट, है ना। तो I1 करंट डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया, और टोटल करंट I है, उसमें से I1 को माइनस कर दिया तो हमारा I2 निकल गया 1.91 एम्पियर। नेक्स्ट 3B, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही है और आएगा ही, है ना। फर्स्ट लॉ क्या है, वेन एवर ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। तो जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। और व्हेन ए कंडक्टर कट अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर, तो कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है या कट करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अब वो फ्लक्स कितने, है ना, कम टाइम में कितने बार वो कंडक्टर को कट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक। तो दो मार्क पहला डेफिनेशन 2 मार्क के लिए, और सेकंड लॉ जो है वो 2 मार्क के लिए, इस प्रकार से 4 मार्क का ये है। तो तीसरा 3C, एन अल्टरनेटिंग एज करंट इज गिवन बाय इक्वेशन I इक्वल टू 25 sin 628t, फाइंड एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम। बहुत ही फॉर्मूला बेस से बहुत ही इजी है। ये जो बेसिक इक्वेशन देखा I इक्वल टू 25 sin 628t, तो उसमें जो है जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है I इक्वल टू Im sin ओमेगा t, उसके साथ कंपेयर करना है। Im जो है वो फिर क्या होगा 25, Im इज इक्वल टू 25 एम्पियर। अब आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला अपने को मालूम है I इज इक्वल टू Im बाई √2 या फिर 0.707 इंटू Im। तो उसको उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। RMS इज इक्वल टू 0.707 फैक्टर के साथ मैक्सिमम वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आरएमएस वैल्यू निकलता है। उसमें वैल्यू पुट करें तो आंसर जो आएगा 17.678 एम्पियर। तो सभी जो पैरामीटर फाइंड आउट करना है एक एक मार्क के लिए दिया है। एवरेज वैल्यू के लिए 1 मार्क, आरएमएस वैल्यू के लिए 1 मार्क, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 मार्क, टाइम पीरियड के लिए 1 मार्क। तो इसमें फुल मार्क मिलने का चांसेस है, फुल मार्क मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें वैल्यू पुट कर दिए तो 17.678 एम्पियर मिलेगा। अब एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0 एम्पियर। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल उसका एवरेज निकाले तो 0 एम्पियर आएगा। इसलिए एवरेज जो वैल्यू निकाला जाता है वो हमेशा ओवर हाफ साइकिल पे निकाला जाता है। तो उसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है I एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू IM, है ना। उसमें वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर जो है वो आ गया। तीसरा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स एंगुलर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी 628 और उसका जो फॉर्मूला है 2πf है और उस पर से f इज इक्वल टू ओमेगा अपन 2π। ओमेगा का वैल्यू 6 to 8 है इन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो देखे उसमें, और डिवाइड बाय 2π उसको सॉल्व किए तो 99.95 आता है। फ्रीक्वेंसी अराउंड 100 ओम। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f, है ना। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स उसमें पुट कर दिए तो 1/100
और उसका 0.01 सेकेंड 10 मिली सेकेंड होता है। अब जो तीसरा 3D का आंसर क्वेश्चन जो है, ड्रॉ वेव फॉर्म एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग एसी क्वांटिटी। अब जो है अपने को वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम बनाना है लीडिंग और लैगिंग एसी क्वांटिटी का। तो वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय 90 डिग्री। पहला जो है वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री से, तो उसका फेजर डायग्राम अपने दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल में करंट ड्रॉ किया और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, उसका वेव फॉर्म भी ड्रॉ किया। सेकंड कंडीशन में वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। अब इस केस में क्या है, वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा है करंट से, तो वोल्टेज जो है हॉरिजॉन्टल में है तो करंट तुम्हारा आगे 90। तो इसको हम लोग कोई भी रेफरेंस हॉरिजॉन्टल पे ले सकते हैं वोल्टेज को और उस हिसाब से करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, लीड या लैग। 3E तीसरा क्वेश्चन का पांचवा है ना। तो ये कॉइल हैविंग 25 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.1 हेनरी इंडक्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट टियर्स सप्लाई। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ कॉइल, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर। तो इसमें भी सेम 4 मार्क के लिए एक एक पैरामीटर निकालेंगे तो एक एक मार्क मिलेगा। रेजिस्टेंस गिवन देखे 25, इंडक्टेंस देखे 0.1 हेनरी, वोल्टेज देखे 100 वोल्ट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर निकालना है तो फार्मूला 2πfL है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया 2π × 50 × L जो है 0.1, इसको सॉल्व किया 31.4 ओम। ठीक है ना। अब दूसरा जो अपने को निकालना है करंट निकालना है, उसके लिए अपने को इम्पीडेंस चाहिए। इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल Z = R + jXL, R का वैल्यू 25 + j 31.4, उसको अगर हम लोग सॉल्व करें ये फॉर्मूला में पुट करके या फिर कैल्सी में डायरेक्टली निकल सकते हैं 40.14 और एंगल जो है 51.47। अब हमने निकालना है करंट I = V/Z। I = V/Z ध्यान में रखना है, I = V/R नहीं, I = V/Z। तो V = 100 और उसका एंगल जो है गिवन देखे नहीं इसलिए वो 0 है, और Z जो है वो फाइंड आउट किया है अभी 40.14 और एंगल जो है 51.47। उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो उसका वैल्यू 100 को 40.14 से डिवाइड करें तो 2.49 आता है, और एंगल जो है वो 0 - 51.47, तो वैल्यू होगा -51.47, और उसका यूनिट जो है करंट निकाल रहे हैं उसका यूनिट जो है एम्पियर है। फोर्थ अभी जो है पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला अपने को मालूम है cos phi। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, और phi बोले तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन, तो एंगल कितना है हमारा phi, ये जो एंगल दिख रहा है 51.47, तो cos of 51.47 दैट इज इक्वल टू 0.623। अब ये सर्किट जो है क्या है, इंडक्टर लगा के है, लैगिंग है, इसलिए ब्रैकेट 0.623 लैगिंग लिखा हुआ है। फिफ्थ जो है एक्टिव पावर निकालना है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला VI cos phi, अपने को V मालूम है 100, I मालूम है 2.49 और cos phi फाइंड आउट किया हुआ 0.623, और उसका आंसर आता है 155.127 वैट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ सिंगल फेज पावर यूजिंग डायनामोमीटर टाइप वैटमीटर। सिंगल फेज पावर कैसे मेजर करेंगे, ये वैटमीटर से, डायनामो टाइप वैटमीटर से। तो डायनामो टाइप वैटमीटर का ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और कैसे मेजर करेंगे वो देखे। तो सप्लाई देखे है और यहाँ पे देखे है 2 कॉइल रहता है, उसमें करंट कॉइल और दूसरा जो होता है प्रेशर कॉइल है ना, या पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल। तो दोनों ये लोड है R और L, सिंगल फेज लोड है, इसके सीरीज में कनेक्ट होगा हमारा करंट कॉइल और उसी के अक्रॉस में कनेक्टेड होगा हमारा पोटेंशियल कॉइल। तो करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड रहता है जैसे एमीटर, और पोटेंशियल कॉइल जैसे वोल्ट मीटर वो पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार से दोनों कॉइल एक सीरीज में कनेक्टेड होगा और दूसरा पैरेलल में लोड के अक्रॉस में कनेक्टेड होगा। इस प्रकार से सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस किए तो ये डायग्राम आ जाएगा। ये है ना M, L, C, तो 4 टर्मिनल है, M और C को शॉर्ट करना है, और C और V जो है वो कॉइल है पोटेंशियल कॉइल, और M और L जो है उसके बीच में वो कॉइल है करंट कॉइल। इस प्रकार से लोड के अक्रॉस में L कनेक्टेड करना है और इधर। तो अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये भी सेम 4 क्वेश्चन छुड़ाना है, 4 मार्क का है, टोटल 16 मार्क। इसमें भी 6 क्वेश्चन देखे, 6 में से अपने को 4 छुड़ाना है। डिफाइन एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू,
तो 2 डेफिनेशन पूछा है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का 2-2 मार्क के लिए, तो टोटल होता है 4 मार्क। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर 1 साइकिल। तो मीन स्क्वायर है ना, मीन रूट स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाय √2, और उसको सॉल्व किया तो 0.70 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया एक डेफिनेशन। और उसका दूसरा डेफिनेशन है, फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट द आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच प्रोड्यूस द सेम हीट और पावर एज इट प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द सेम टाइम अंडर द सेम कंडीशन। तो ये बोला गया कि ये वो डीसी वोल्टेज है जो हीट प्रोड्यूस करेगा किसी अल्टरनेटिंग सप्लाई देने से। जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना अपने को वोल्टेज लगता है, उस वोल्टेज को कहा जाएगा आरएमएस वोल्टेज। तो इस दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा जो है एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म। द एवरेज वैल्यू ऑफ इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर 1 साइकिल। तो ओवर 1 साइकिल, तो फॉर साइनोसॉइडल द एवरेज वैल्यू ओवर साइकिल इज 0। अगर एक साइकिल का एवरेज निकालेंगे, एक पॉजिटिव और आधा नेगेटिव टर्मिनल, तो उसका एवरेज जो आएगा 0 होगा। इसलिए जो है एवरेज हमेशा हाफ साइड पे निकाला जाता है। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। इतना लिखेंगे तो भी 2 मार्क मिलेगा। उसका उल्टा दूसरा एक डेफिनेशन देखे, फॉर एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी द एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच ट्रांसफर द सेम चार्ज एज इट इज ट्रांसफर्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग सेम टाइम अंडर द सेम कंडीशन। तो सेम ऐसे ही है कि ये डीसी करंट है जो सेम चार्ज फ्लो करेगा है ना, अल्टरनेटिंग सप्लाई देने के बाद कितना चार्ज फ्लो करेगा और डीसी में उतना कितना टाइम करंट लगता है उतना चार्ज फ्लो करने के लिए, उसे कहा जाता है। अब जो है 4 डेफिनेशन। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सिंपल 4 चीजें निकालना, एक एक चीज मार्क एक एक डेफिनेशन पे है। तो सबसे पहले एक्टिव पावर 1 मार्क फॉर इच बिट। उसका यूनिट जो है वाट, किलोवाट या फिर मेगावाट, ज्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा तो मेगावाट। तो उसका फॉर्मूला जो है P = VI cos phi या फिर I² R। दूसरा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट एंड साइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो डेफिनेशन है वही हमारा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन फेज एंड करंट। उसका यूनिट जो है kVAR या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टर, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टर। उसका फॉर्मूला जो है Q = VI sin phi। तीसरा जो डेफिनेशन है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल और उसी का अगर कोसाइन निकाले तो होगा हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। phi जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना। अब दूसरा डेफिनेशन भी देखे, दोनों कोई भी एक डेफिनेशन लिखेंगे तो भी चालू है, सभी लिखना जरूरी नहीं है, सीधे समझाने के लिए इसमें अलग अलग डेफिनेशन देखे हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू और इफेक्टिव और रियल पावर ऑफ द अपेरेंट पावर। या दूसरा है रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस, है ना, पावर वेक्टर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सर्किट इम्पीडेंस R/Z एंड दैट इज cos phi। फोर्थ अपेरेंट पावर, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट। इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर, और इसको S से डिनोट किया जाता है। S = V × I या फिर I²Z वोल्ट एम्प। अब जो है चौथा क्वेश्चन का तीसरा 4C, फॉर सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ XL, XC, Z एंड करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, थर्ड इम्पीडेंस निकालना है एंड फोर्थ करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट का। तो एक्सेल जो है फॉर्मूला बेस है। सबसे पहले गिवन देखते हैं, R = 5 ओम, L = 10 मिली हेनरी, C = 100 माइक्रोफैरड, सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, एंगल गिवन नहीं है इसलिए 0 डिग्री, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला अपने को मालूम है, XL = 2πfL, वैल्यू पुट कर दी है सभी का, तो 3.14 ओम आता है। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = 1/2πfC, सभी का वैल्यू पुट कर दी है, तो आंसर आता है 31.83।
तीसरा जो इम्पीडेंस निकालना है आर इजिकल टू आर जेड इजिकल टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी। तीनों पैरामीटर है आर एल सी, तो एक्सएल माइनस एक्स सी आएगा। तो 5 प्लस जे 33.14 माइनस 31 जे 31.83, उसको अगर सॉल्व करें तो हार्ड नहीं है। जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 29.12 आता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख के देखते हैं। आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर कैलसी में डायरेक्ट आंसर निकलता है, कैलसी से निकालो, या फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो तो 29.12 आंसर आएगा। अब करंट अपने को निकालना है फोर्थ। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू V बाई Z, तो V 230 और Z अभी निकाले 29.12, तो आंसर आता है 7.9 एम्पियर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। 5 स्क्वायर आर का वैल्यू है, एक्सएल का वैल्यू 3.14 और स्क्वायर का लेना है, स्क्वायर कॉमन एंड स्क्वायर लेना है। 3.14 31.83 अब ये जो है क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर को काट दो। ठीक, ये स्क्वायर नहीं है तो 3.14 माइनस 31.83 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा हमारा 29.12 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट एनी 4 एडवांटेज ऑफ 3 फेज ओवर सिंगल फेज सर्किट। तो सिंगल फेज सर्किट के कंपैरिजन में 3 फेज सर्किट का 4 एडवांटेजेस लिखो। इसमें तो बहुत सारे एडवांटेजेस लिखा हुआ है, इसमें से अपने को सिर्फ 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी 4 मार्क मिलेगा। एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक मार्क है। तो रिक्वायर्ड लेस कंडक्टर, 3 फेज पावर जो ट्रांसमिट करता है सेम सिंगल फेज में उतना ही पावर ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा कंडक्टर लगता है, सिंगल फेज में कम कंडक्टर लगता है। दूसरा पॉइंट जो है फ्रेम साइज, 3 फेज मशीन गिव मोर आउटपुट। सेम अगर साइज का अगर सिंगल फेज और 3 फेज का मोटर है मैंने मशीन से, तो 3 फेज में ज्यादा आउटपुट मिलता है। सेम रेटिंग का अगर है तो 3 फेज का मशीन का साइज जो है वो स्मॉल होता है। यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है 3 फेज मोटर का, सेल्फ स्टार्टिंग रहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना। और पावर फैक्टर भी बेटर है 3 फेज मोटर का। और 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है वो मोर इकोनॉमिकल रहता है। पावर कैपेसिटी टू वेट रेशियो इज मोर, हायर इफिशिएंसी रहता है 3 फेज मशीन्स का। 3 फेज पावर सिस्टम जो है वो मोर इकोनॉमिकल है जनरेशन के दृष्टि से, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ से। तो इस प्रकार से पॉइंट तो 10 तक देखे हैं, अपने को सिर्फ 4 ही पॉइंट छुड़ाना है। लेस मेंटेनेंस एंड इंक्रीज लाइफ। 3 फेज सिस्टम में मेंटेनेंस कम रहता है, उसका लाइफ भी ज्यादा होता है ना। 3 फेज सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि सिंगल फेज सिस्टम में पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज सिस्टम। इस प्रकार से अब 4E, उसमें 4 पैरामीटर इसमें भी निकालना है। कैलकुलेट लाइन करंट, फेज करंट, पावर फैक्टर, टोटल पावर फॉर द सर्किट। एक सर्किट देखे, इसमें से ये 4 चीजें अपने को निकालना है, लाइन करंट, फेज करंट, पावर फैक्टर, टोटल पावर। तो देख सकते हैं ये डेल्टा में कनेक्टेड है ना, और गिवन डेल्टा में कनेक्टेड है, उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है इसमें। तो गिवन जो सप्लाई वोल्टेज देखे है वो सप्लाई वोल्टेज मीन्स लाइन वोल्टेज बोलेंगे इसको, 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और डेल्टा में कनेक्टेड है। तो इम्पीडेंस कितना आएगा, R 10 है, XL 15 है, तो
10 प्लस J15 उसको अगर सॉल्व करें तो 18.03 और एंगल 56.31 ओम आएगा। फॉर डेल्टा कनेक्शन फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। तो डेल्टा में अपने को मालूम है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज जो है वो सेम रहता है और फेज करंट और लाइन करंट जो है वो डिफरेंट रहता है। तो सेम फेज करंट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज अपन इम्पीडेंस, ठीक है ना। अब फेज वोल्टेज अपने को मालूम है ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। 440 डिवाइड बाय 18.03 उसको सॉल्व किया 24.4 एंगल माइनस 56.31। अब दूसरा जो है लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट। तो डेल्टा में अगर है कोई लोड तो उसका रिलेशन जो है यही है √3 इंटू फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट एंड दैट इज इक्वल टू √3 इंटू 24.4 दैट इज इक्वल टू 42.26 एम्पियर। 42.26 एम्पियर। तो ये हो गया। अभी तीसरा जो है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की फॉर्मूला है cos phi। phi अभी हमने ऊपर में निकाले हैं 56.13 56.31। तो पावर फैक्टर cos phi दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 56.31 उसको सॉल्व किया तो 0.555 लैगिंग क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। टोटल पावर दो फॉर्मूला है √3 VL cos phi या फिर √3 टोटल पावर या फिर 3 इंटू BPH IPH cos phi। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से आंसर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अपने को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है और वर्किंग प्रिंसिपल पे बताना है। कंस्ट्रक्शन पे 2 मार्क और वर्किंग प्रिंसिपल पे 2 मार्क। तो कंस्ट्रक्शन में ये जो डायग्राम सबसे पहले बेसिक डायग्राम वो बनाना पड़ेगा और उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो डायग्राम पे 1 मार्क और एक्सप्लेनेशन पे 1 मार्क और वर्किंग का प्रिंसिपल के ऊपर 2 मार्क। तो देखते हैं। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज में वाइंडिंग जो है 2 वाइंडिंग है, कॉपर का वाइंडिंग रहता है। ये वाइंडिंग आर प्लेस अराउंड द कोर एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो कोर जो है वो मैग्नेटिक कोर है मेड अप ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। और फॉर बिग साइज ट्रांसफार्मर टैंक इज अकोमोडेटेड द कोर वाइंडिंग असेंबली। टैंक रहता है उसके अंदर कोर और वाइंडिंग सब उसी के अंदर रहता है टैंक के अंदर। तो कोर वाइंडिंग असेंबली इज केप्ट इमर्स इन वाइल और वो टैंक में वाइल भरा हुआ रहता है। ये जो कोर और वाइंडिंग का असेंबली है पूरा वाइल के अंदर इमर्स किया हुआ रहता है। वाइल एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम एज वेल एज इंसुलेटिंग मीडियम का काम करता है वाइल। वाइल जो है कूलिंग मीडियम एज वेल एज इंसुलेटिंग मीडियम का काम करेगा। टर्मिनल आर टेकन आउट ऑफ द टैंक यूजिंग पुशिंग। तो जो वाइंडिंग का टर्मिनल है वो पुशिंग के सारे बाहर कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और ये हो गया कंस्ट्रक्शन। सेकंड जो वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है प्रिंसिपल है म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 वाइंडिंग है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे। और उसमें प्राइमरी में ऐसी सप्लाई दिया जाता है जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, वही फ्लक्स लिंक करता है कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग को जगह कट करता है। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कोई अब अगर फ्लक्स कोई कंडक्टर को कट करे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उसी प्रकार से ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द करंट फ्लो इन द सेकेंडरी सर्किट इफ लोड इज कनेक्टेड। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसमें अगर लोड कनेक्टेड है तो उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। इस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर का वर्किंग। अब 5th क्वेश्चन जो है ये भी सेम अटेम्प्ट 24 फ्रॉम द फॉलोइंग 16 मार्क का है। 6 क्वेश्चन में अपने को 4 छोड़ाना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5th का 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज अप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटर ऑफ 26.5 माइक्रोफैराड कैलकुलेट। तो ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्योर कैपेसिटर जो है 26.5 माइक्रोफैराड जो है वो कनेक्टेड है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें अपने को XC निकालना है और इसका इक्वेशन वोल्टेज और करंट का इक्वेशन निकालना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है वेवफॉर्म का। तो XC निकालने के लिए अपने को C जो है 26.5 माइक्रोफैराड बोला तो 6.5 इंटू 10⁻⁶ और वोल्टेज 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो फार्मूला वैसे X इज इक्वल टू 1/2πf उसका वैल्यू पुट कर दिया तो 120.1169 ओम आता है, ठीक है ना। और दूसरा जो अपने को निकालना है इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट, तो उसके लिए अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा V/√2। 230 जो है हमारा
RMS वैल्यू है गिवन जो वोल्टेज है, तो 230 इंटू रूट 2 इसको सॉल्व किया तो 325.2691 ये है वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। और RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। VRMS जो सप्लाई वोल्टेज है वही हमारा RMS वोल्टेज रहता है 230/120.1169, इसको सॉल्व किया तो 1.9148 एम्पियर। और मैक्सिमम करंट जो है फार्मूला के ऊपर मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू क्या आएगा 0.707 इंटू डिवाइड बाई 0.707 या फिर √2 इंटू IRMS। उसको सॉल्व किए तो √2 इंटू 1.9148 इज इक्वल टू 2.7079 एम्पियर मैक्सिमम करंट निकल गए। अभी अपने को लिखना है इक्वेशन। तो प्योरली ये कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, Vm का वैल्यू निकाले हमने 325.26 साइन ओमेगा टी। करंट जो है लीड करेगा 90 डिग्री से, करंट का वैल्यू Im साइन ओमेगा टी प्लस 90, Im का वैल्यू इसमें निकाले 2.7079 साइन ओमेगा टी प्लस 90 या फिर प्लस π/2 लिख सकते हैं। ये हमने वेव फॉर्म ड्रॉ किया, इसमें करंट जो है दिख रहा है कि 90 डिग्री से लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है 90 डिग्री से, उनके बीच का फेज एंगल जो है वो कितना रहेगा 90 डिग्री। करंट जो है 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये दिख रहा है करंट आगे वोल्टेज पीछे। इस प्रकार से सभी पैरामीटर पे एक मार्क, टोटल 4 मार्क मिला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एट ए वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट विथ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। कैलकुलेट एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर एंड पावर ट्रायंगल ड्रॉ करो। 4 पैरामीटर सेम, चारों पैरामीटर पे एक मार्क। तो करंट फ्लो, सर्किट ड्रॉ ए करंट, तो ठीक है ना। तो करंट गिवन देखे है तो करंट गिवन देखे I इक्वल टू 10 एम्पियर, Q इक्वल टू V साइन फाई, अपरेंट पावर S इक्वल टू V इंटू I। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का, तो हमारा अपरेंट पावर निकल जाएगा, एक्टिव पावर निकल जाएगा 200 इंटू 10 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 1600 वैट। और रिएक्टिव पावर Q is equal to V sin phi, that is equal to 200 into 10 into 0.6, that is 1200 VAR, है ना। और apparent power S is equal to V into I. P is equal to VI cos phi, Q is equal to VI sin phi, और S is equal to VI, that is equal to 200 into 10, 2000 वोल्ट एम्पियर। ये है पावर ट्रायंगल। अपरेंट पावर डायगोनली, और हॉरिजॉन्टल में एक्टिव पावर, और वर्टिकल में रिएक्टिव पावर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म होता है। नीचे जो है वो एक्टिव पावर, दैट इज वैट या किलोवाट, या और इधर जो है तुम्हारा रिएक्टिव पावर 1200 VAR कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है। और ये जो है अपरेंट पावर उसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ बैलेंस स्टार सिस्टम, शो ऑल वोल्टेज एंड करंट, राइट द रिलेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। अब स्टार में है तो लाइन वोल्टेज इस उसको हम लोग VL इज इक्वल टू, लाइन वोल्टेज है तो VRY, VRYB एंड VRB से दर्शाते हैं। फेज वोल्टेज VPH इज इक्वल टू स्टार में इसलिए VL अपन √3। और लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम रहता है स्टार में, तो IL इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IY प्लस IB, इसको लाइन करंट कहेंगे। IPH इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू IR प्लस इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू IB। अब ये जो है न्यूट्रल और कोई फेज के बीच का जो वोल्टेज निकलता है उसको फेज वोल्टेज कहा जाता है। न्यूट्रल और कोई भी एक टर्मिनल का अगर वोल्टेज निकले तो उसके कहा जाता है फेज वोल्टेज, और 2 टर्मिनल के बीच का अगर वोल्टेज निकाले तो उसे कहा जाता है लाइन वोल्टेज, जैसे इसमें दर्शाया है VRY इज इक्वल टू VL लाइन वोल्टेज। इस प्रकार से
लेवल डायग्राम पे 2 मार्क और ये रिलेशन पे 2 मार्क, 4 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेट मीनिंग ऑफ ईच टर्म एंड राइट देयर यूनिट। ईएमएफ इक्वेशन लिखना है तो E1 इज इक्वल टू 4.445 है ना, एमएफ 4.44 F phi m N1 और E1 इज इक्वल टू 4.44 B मैक्स A इंटू N1। B जो है फ्लक्स डेंसिटी, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू B इंटू A है ना, तो फाई के जगह पे B इंटू A लिख दिया। दूसरा जो है सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज इंडिकेटेड बाय E2 इज इक्वल टू 4.44 F phi m N2। N2 मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। E2 इज इक्वल टू 4.44 BM फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू N2। N2 मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो N1 number of turns of primary winding, N2 number of turns in secondary winding, phi m maximum flux in the core, maximum flux density in the core, ये core area, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th E, डिफाइन वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के ऊपर है ये। तो वोल्टेज रेशियो जैसे हम सबको पता है, voltage ratio secondary load voltage to the primary load voltage, the ratio of voltage secondary voltage V2 to the primary voltage V1 ना, उसी को voltage ratio कहा जाता है। तो voltage ratio is equal to V2 by V1, या फिर तुम अगर V1 by V2 भी लिखते हैं तो भी आंसर राइट है। voltage ratio is equal to V1 by V2, एक मार्क के लिए एक एक डेफिनेशंस। उसके बाद करंट रेशियो सेम वही, सेकेंडरी करंट I2 रेशियो ऑफ सेकेंडरी करंट I2 टू द प्राइमरी करंट I1, या फिर रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट टू द सेकेंडरी करंट। करंट रेशियो इज I2 by I1 लिखो या I1 by I2 लिखो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी वोल्टेज और रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स का भी रेशियो। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सभी को एक साथ अगर लिख दे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल टू E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1 इज इक्वल टू V2 by V1 इज इक्वल टू I1 by I2। अब जो चौथा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। एफिशिएंसी का डेफिनेशंस, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। 4 चीजें, 4 डिफाइन करना है और 4 मार्क मिल गए। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 एप्लीकेशंस ऑफ शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो अपने को सिर्फ 2 एप्लीकेशन लिखना है, शेडेड पोल का और यूनिवर्सल मोटर का। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन देखे हैं। तो शेडेड पोल का ये जो है स्मॉल फैन, टॉय, हेयर ड्राई, वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक क्लॉक, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, सर्कुलेटर, फोटोग्राफ, टर्न टेबल, डेस्क टेबल वगैरह। इसमें से सिर्फ 2 ही अपने को ध्यान में रखना है और 2 ही लिखना है। एप्लीकेशन यूनिवर्सल मोटर, इसमें वैक्यूम क्लीनर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, शेवर, कंप्यूटिंग मशीन, मशीन टूल, ये सब तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 क्वेश्चन, लास्ट जो बिट है 6, उसमें भी 4 क्वेश्चन है। उसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 में से अपने को 4 छुड़ाना है। ठीक, करंट पावर फैक्टर, ये जो है न्यूमेरिकल्स है, इसमें अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये RLC सीरीज सर्किट हैविंग R इज इक्वल टू 10 ओम, L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, C इज इक्वल टू 150 माइक्रोफैराड और सप्लाई ऐसे सिंगल फेज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई देके अपने को निकालना है इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर, पावर एब्जॉर्ब। ये हार्ड नहीं है, गिवन देखें R इज इक्वल टू 10, L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, C इज इक्वल टू 150 माइक्रोफैराड, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज 200, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो ये फार्मूला से अपन निकालेंगे, XL निकाले 2πfL और XC/2πfC, वैल्यू पुट कर दिया 21.22 ओम आया। अभी इम्पीडेंस निकालना है फार्मूला को मालूम है, अपन इसके पहले भी कई बार इम्पीडेंस निकल चुके हैं। तो √R² प्लस XL माइनस XC² उसको सॉल्व किया तो 14.2813 ओम आता है। करंट I इज इक्वल टू V/Z 200 डिवाइड बाय 14.28, उसको सॉल्व किए तो उसका वैल्यू आया। पावर फैक्टर R/Z, उसका वैल्यू पुट कर दिया। पावर एब्जॉर्ब, एक्टिव पावर निकालना है VI cos phi, एक्टिव पावर निकालना है VI cos phi।
तो वी आई कॉस फाई 200 इंटू 14.0043 और कॉस फाई जो है 0.7002 और उसको सॉल्व किया तो 19.61। फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, पावर वेक्टर, टोटल पावर ऑब्जर्व। लाइन वोल्टेज VL = 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन देखे 6 ओम और रिएक्टेंस जो देखे 8 ओम। इस पे से हमको स्टार कनेक्टेड सिस्टम फेज वोल्टेज दूसरा क्वेश्चन है। तो VPC √3 और लाइन वोल्टेज 230/√3 सॉल्व किया तो 132.79। इम्पीडेंस जो है √R² + XC² और √6² + 8² दैट इज इक्वल टू 10 ओम। फेज करंट VPS अपन ZPS उसको सॉल्व किया तो 13.279 और स्टार कनेक्टेड सिस्टम है इसलिए लाइन करंट और फेज करंट सेम रहता है इसलिए दैट इज इक्वल। वहाँ पे 13.279 आया तो लाइन करंट भी 13.279 आएगा। पावर वेक्टर cos फाई RPS/ZPS 6/10 दैट इज 0.6। टोटल पावर एब्जॉर्ब √3 VL/IL cos फाई उसको सॉल्व किए तो √3 VL/IL cos फाई 3,173.9865 watt। Next question, define the polyphase circuit, balance load, unbalanced load. Write an example circuit for each type of load. Define for polyphase balance load क्या है? Balance load, unbalanced load. So balance load, balance 3-phase load is defined as a star or delta connection of 3 equal impedance having equal real part and equal imaginary part। कहने का मतलब है कि तीनों स्टार में रहे या डेल्टा में रहे उसका जो इम्पीडेंस और जो रेजिस्टेंस है वो सब सेम रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस लोड है। जैसे इसमें दिख रहा है 10 ओम और इंडक्टर जो है 0.02 हेनरी है, इसमें भी 0.02 हेनरी और 10 ओम, इसमें 0.02 हेनरी और 10 ओम। दैट मीन्स तीनों ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो इक्वल है, इसलिए इसको बैलेंस लोड कहा जाएगा। Z1 = Z2 = Z3, इसलिए इसे बैलेंस लोड कहा जाता है। तो उसका डेफिनेशन से एक बार के डायग्राम पे 1 मार्क हो गया, 2 मार्क में भी अनबैलेंस लोड व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द 3 इम्पीडेंस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो फेज एंगल अगर डिफरेंस रहा, कोई भी डिफरेंस रहे, मैग्नीट्यूड रहे या फेज एंगल रहे, तो उसको अनबैलेंस लोड कहा जाता है ना। तो अनबैलेंस लोड जैसे इसमें दिख रहा है 11 ओम 0.03 हेनरी, इसमें 0.02 हेनरी और 10 ओम, तो दैट इज नॉट इक्वल 0.01 हेनरी एंड 0 ओम। तो वो तीनों भी इम्पीडेंस जो है सेम नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बैलेंस लोड नहीं कहेंगे, अनबैलेंस लोड कहेंगे। और सेम इसी में भी डेफिनेशन पे 1 मार्क और ये सर्किट डायग्राम पे 1 मार्क, इसलिए 2 मार्क। तो टोटल हो गया हमारा 4 मार्क। बैलेंस लोड के ऊपर 2 मार्क और अनबैलेंस लोड के ऊपर 2 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्यों नहीं है, उसका कारण बताओ। तो व्हेन सिंगल फेज AC सप्लाई इज गिवन टू मेन वाइंडिंग इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो जब हम सप्लाई देते हैं तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो होता है रिप्रेजेंट बाय 2 अपोजिट रोटेटिंग फ्लक्स इन हाफ मैग्नीट्यूड। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो रिजॉल्व होता है 2 अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को है ना कोशिश करता है खींचने के लिए। तो दिस अपोजिट रोटेटिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट इन रोटर एंड देयर इंटरेक्शन प्रोड्यूस 2 ऑपोजिट टॉर्क, हेंस द नेट टॉर्क इज 0। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इसलिए रिजल्टेंट जो टॉर्क होता है वो 0 होता है एंड रोटर रिमेन्स स्टैंड स्टिल, हेंस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो वो सिंगल फेज जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। इसमें दूसरा जो देखे हैं, और इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टार्टर वाइंडिंग एंड स्क्विरल है, तो
दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, जैसे इसमें सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया था, वैसे ही सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में भी पूछा गया, कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में। तो इट हैज ओनली 1 वाइंडिंग वाउंड ऑन ए लैमिनेटेड सर्कुलर मैग्नेटिक कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग। 2 टर्मिनल ऑफ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू द सप्लाई एंड वेरिएबल पॉइंट ऑफ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू द ब्रश पॉइंट। इस प्रकार से ये दिख रहा है कि ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें सिंगल वाइंडिंग है, बीच में से वो टैपिंग किया हुआ है आउटपुट के लिए, सी पॉइंट से टैपिंग लिया गया है। ए और बी पॉइंट जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, सी और जो बी है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। इस प्रकार से ये ऑटो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ये भी सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना। तो ये जो सी और बी है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है और ए और बी जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग, इसलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये जो पहला वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसका वर्किंग के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल जो है सेल्फ इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है ना, एंड गिव्स वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर विच वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड गिव्स variable output voltage is called auto transformer. Primary winding is connected to the supply and it has an n1 number of turns as shown above. And by moving the handle, अब वो जो C point जो देख रहे थे वो स्लाइडिंग नॉब की तरह हिलाया जाता है, तो by moving the handle we can select N2 जो है number of turns of secondary, and hence from the auto transformer we can get a variable voltage by varying N2 by moving the brush with the help of handle. The same transformer can use as a step up as well as a step down. Same transformer को step up step down के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट 6th वाला क्वेश्चन, सजेस्ट वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशन विच शुड टेकन व्हाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब काम करें तो कौन सा सुरक्षा या सावधानी अपने को पालन करना चाहिए। 4 पॉइंट पे 4 मार्क, इसमें पॉइंट तो 10 देखे, इसमें से सिर्फ 4 ही को अपने को लिखना है। अवॉइड वर्किंग ऑन लाइव पार्ट्स, लाइव पार्ट के ऊपर वर्क करने का टाले, लाइव पार्ट में कभी भी वर्क ना करे। स्विच ऑफ द सप्लाई बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, जब भी काम शुरू करे तो स्विच को ऑफ कर ले। नेवर टच द वायर टिल यू आर श्योर नॉट करंट फ्लोइंग, जब तक आप सुनिश्चित ना हो कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है तब तक उसको टच ना करे। डू नॉट गेस, अंदाजा ना लगाए इसमें करंट होगा या नहीं होगा, कभी भी उसको टच करके ना देखे। इंसुलेट योर सेल्फ ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वुड प्लास्टिक, कभी भी अपने आप को इंसुलेट करके रखे, वुड जैसे प्लास्टिक है उसके ऊपर है ना, उसके सहारे अपने आप को इंसुलेट करके रखे। वर्क योर हैंड एंड फीट मस्ट बी ड्राई, हाथ और पैर जो है सूखे होने चाहिए जब भी हम लोग लाइव मेन के ऊपर काम करें। रबर मैट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, यूज हैंड ग्लोव्स, ग्राउंड वॉल मशीन्स टूल्स, अर्थिंग शुड बी चेक फ्रीक्वेंटली। सभी 4 पॉइंट है, एक मार्क के ऊपर है एक पॉइंट, तो इसमें 10 नहीं बहुत सारा पॉइंट है, 25 पॉइंट देखे हैं। Do not use aluminum ladder, do not operate the switch without knowledge, use proper insulated tool and safety device. When working on live equipment, obey proper instruction. जो दिशा निर्देश या इंस्ट्रक्शन देके उसको पालन करें। Do not work on defective equipment, use safe thing, use shoes with rubber sole to avoid shock. Do not wear suspected necklace, armband, finger ring, necklace, armband, finger ring, चेन, अंगूठी, नेकलेस, सारा ये सब कुछ भी मेटल जो पार्ट्स वो वर्किंग के टाइम में ना रहे। डू नॉट यूज डिटू मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं या टूल्स यूज कर रहे हो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। डू नॉट वर्क इफ देयर इज एन अनफेवरेबल कंडीशन, बारिश, आंधी तूफान या फॉग है ना, हवा है तो उस कंडीशन में काम ना करें। और डू नॉट सेक्रीफाइस सेफ्टी रूल, जो सुरक्षा का नियम है उसका पालन करते चले, उसको नज़रअंदाज ना करें। जल्दी करने के चक्कर में, काम को जल्दी करने के चक्कर में उसको नज़रअंदाज ना करें। डू नॉट अलर्ट वर्क टू अनट्रेन पर्सन, जो जिसकी ट्रेनिंग नहीं होके, जिसको जानकारी नहीं, उसको ऐसे खतरनाक काम ना सौंपे। और एक आदत बना ले, लुक आउट फॉर डेंजर नोटिस, कॉशन बोर्ड, फ्लैग, टैग and inspect all electrical equipment and device to ensure there is no damage or exposed wire which may cause a fire or shock. Avoid using electric equipment near wet damp period, कभी भी गीला या सीलन वाली जगह पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ना रखें। नेवर स्पीक टू एनी पर्सन वर्किंग अपन लाइव में, जब वो जो काम कर रहे हैं उसके साथ कभी बात ना करें। डू नॉट डू द वर्क इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ नॉलेज,
डू नॉट डू द वर्क, जब तक आपको कंफर्म ना हो उस मशीन के कंडीशन के बारे में तो काम ना करें। सेफ्टी बुक्स ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू ऑल पर्सन, जो भी सुरक्षा नियम ट्रेनिंग सभी पर्सन को देना चाहिए प्लांट में, ठीक है। इस प्रकार से 100 मार्क का ये क्वेश्चन का हमने बहुत शॉर्ट 1 घंटे में इसको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको हार्दिक बधाई। अच्छा स्कोर करें, अच्छा मार्क लाए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाए, उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। ठीक, धन्यवाद।